नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पे जो भाषण दिया, उस भाषण में वो लास्ट के बॉल में छक्का लगाने से पहले ही आउट हो गए। दरअसल ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने 1 घंटे 10 मिनट का भाषण दिया और इस 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में करीब 1 घंटे उन्होंने संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने को लेकर और कांग्रेस द्वारा संविधान का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, संविधान को बार बार बदला गया, संविधान को तोड़ा गया या उसकी अवहेलना की गई, उस पर चर्चा की। तो लोगों को और खास करके संसद में सदस्यों को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कि केंद्र की सरकार संविधान बदल देगी अगर वो बहुमत में आ जाती है, उस नैरेटिव को तोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत हद तक कामयाब हो गए थे। लेकिन आखिर में उन्होंने जो 11 संकल्प दोहराए उसने उनका विकेट ले लिया। दरअसल 11 संकल्प में जो तीसरे नंबर का संकल्प था उसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने कहा कि हम देश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। साथ ही एक और मुद्दे पे बात की कि देश में जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है उसको भी हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो हम पहले मुद्दे पे ही बात कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में, यानी ये कहे कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को शामिल किया गया एक के बाद एक, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के रास्ते दूसरे राज्यों की सरकार गिराई गई, बहुमत की सरकार को तोड़ा गया, जिस तरह से दलों को तोड़ा गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की किस नीति पर बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उनके नेताओं का कहना है कि 1 महीने के अंदर एक्शन शुरू हो जाएगा, तो अब तक क्यों नहीं एक्शन हो रहा था। आखिर अजीत पवार जिन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा चुके हैं, वह आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाले सरकार में डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे जिन पे भी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, कई मामले भी चल रहे हैं, वो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं और इससे पहले वो राज्य में सीएम थे। हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम, उन पर कांग्रेस में रहते समय इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे और उन्हें भ्रष्टाचारियों का एक किताब बता दिया था। वो आज भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में एक शामिल है। उन्हें तमाम तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाया जाता है, उनसे बड़े स्तर के प्रचार करवाए जाते हैं। आप अगर गिनती शुरू करेंगे तो आप गिनती भूल जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। शिवराज सिंह चौहान जिनके मुख्यमंत्री रहते सबसे बड़ा घोटाला हुआ व्यापम मध्य प्रदेश में, उस मामले में क्या हुआ वो आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन लाखों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो गया, उनका करियर खत्म हो गया। आज कई लोग जेल में बंद हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक नहीं आए, जबकि सब कुछ राज्य सरकार के निर्देश पे संचालित होता रहा। आप अगर हर राज्य की बात करेंगे तो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी में ने ऐसे लोगों को शामिल किया है जिसपे करोड़ों अरबों के घोटाले हैं, जिसपे रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसपे डाका डालने के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसपे चोरी डकैती के चार्जेस लगे हुए हैं, धमकाने के मामले दर्ज है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और वो सरकार में भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलेंगे। दरअसल वो इतनी बड़ी बात क्यों कह गए? दरअसल 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कि अगर केंद्र की सरकार दोबारा
बहुमत में आ जाती है तो वो केंद्र संविधान को बदल देगी। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस के पिछले 50 साल के जो कार्यकाल है उस पर हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक को बख्शा नहीं। नेहरू पर भी सवाल उठाए, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए दोषी बताकर कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार का खून लग गया है या संविधान को खत्म करने की एक आदत पड़ गई है। राजीव गांधी को भी उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने झुकने वाला नेता बता दिया। नेहरू पे तो वो लगातार बोलते रहते हैं। तो ये जो 1 घंटे 10 मिनट का भाषण था उसमें से 80% भाषण कांग्रेस और कांग्रेस परिवार के ऊपर ही था। उन पर हमले करने में ही निकल गए। संविधान को बचाने की दुहाई और संविधान को किस तरह से रक्षा की जा रही है इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस द्वारा किस तरह से संविधान को बार बार संशोधित किया गया, बदला गया, उसकी अवहेलना की गई, उसके जो प्रावधान है उसको कुचला गया, इसका जिक्र किया। यहां तक वो सही थे। लेकिन जब उन्होंने 11 संकल्प दोहराए उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कि नरेंद्र मोदी अपने 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में आखिर में आके पूरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों का जिक्र कर दिया जो उनकी ही पार्टी में सबसे ज्यादा आज के तारीख में मौजूद है। भ्रष्टाचार की बात करते करते वो ये भूल गए कि उनके ही पार्टी में सैकड़ों नेता ऐसे पड़े हुए हैं जिन पे भ्रष्टाचार और करप्शन के करोड़ों अरबों के मामले दर्ज है। गौतम अडानी पे लगातार अरबों खरबों रुपये के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उनके खिलाफ संसद में सदस्यों को बोलने तक नहीं दे रही है। सदस्य बोलने के लिए उठते हैं तो उन्हें चुप कराकर बिठा दिया जाता है। जांच की बात तो अलग है। ऐसे करप्शन से लड़ने की आखिर कौन सा ये फार्मूला है कि आप उस पर चर्चा भी नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप अडानी के नाम सुनते ही आपके सांसद बौखला जाते हैं और संसद सदस्यों को रोकने पे तुल जाते हैं। एक से एक मामले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से सीधा कनेक्शन रहा है। अब परिवारवाद की भी बात कर लेते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भूल जाते हैं कि सिंधिया किस घराने से आते हैं। उसके अलावा उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे को भी टिकट दिया, वो भी सांसद बने थे, वो किस दल से आते हैं। एक से एक नेता हैं जो भरे पड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर आखिर कौन है? वो परिवारवाद का ही नतीजा है। अजीत पवार कौन है? वो परिवारवाद का ही नतीजा है, शरद पवार के भतीजे हैं। तो आपने परिवारवाद को खुद भी बढ़ावा दिया है, लेकिन आपको परिवारवाद को जड़ से खत्म करने की बात दोहरानी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में खड़े होकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे जो उनकी ही पार्टी पे लागू नहीं होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि वो संसद भवन में हैं, किसी चुनावी सभा में नहीं है। वो चुनावी सभा की तरह संबोधित करने लग जाते हैं और जो भी बातें सामने आती है वो बोलते चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसे लेकर लोग तर्क वितर्क करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर आपकी भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन वो ऐसा लगता है कि चुनावी सभा में है और लोग सारी बातें भूल चुके हैं पुरानी। आप महिलाओं की बात करते हैं, उन्होंने महिला सुरक्षा की भी बात की, लेकिन इसी देश में मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा का दौर चल रहा है और सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार और अत्याचार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर एक बार भी खुलकर बयान देने को तैयार नहीं हुए। जाने की बात तो छोड़िए, पिछले 1.5 साल में उन्होंने एक दौरा तक नहीं किया है। वो चुनावी सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, लेकिन मणिपुर में एक बार भी नहीं जाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आप किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो सच होता या भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता हुआ नजर आ रहा हो? एक दिन पहले पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह के उन सवालों के सही ढंग से जवाब दिए जिस पे उन्होंने गांधी परिवार पर संविधान को कुचलने और संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया।
नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर सवाल उठाने के दौरान प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आप पुरानी बातों को छोड़िए, पहले क्या हुआ आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी है, तमाम तरह के मूलभूत समस्याओं से लोग ग्रसित है, लेकिन संसद में इस पर सवाल जवाब देने की बजाय गांधी परिवार पर आकर पूरा मामला टिक जाता है। ऐसा लगता है कि गांधी परिवार पर आरोप लगाकर या गांधी परिवार के पुराने पापों को सामने लाकर देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आखिर 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या दिया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि देश में उन्होंने कितने हद तक भ्रष्टाचार खत्म किए हैं। 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उससे पहले जो उन्होंने वादे किए थे, इन्हीं वादों में यह शामिल था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यानी पिछले 10 साल में उनको बहुत सारे रोजगार दे देने चाहिए थे। महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है और बाकी चीजें आपके सामने हैं। देश में असुरक्षा का माहौल है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उनके नेताओं के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे यह दरार और बढ़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने किसी भी नेता को इस तरह के बयानबाजी से रोकते नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। आखिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? जब आप अपने भाषणों में, आपके नेता अपने भाषणों में लोगों के बीच विभेद पैदा करते हैं, तो फिर यह सवाल कैसे पैदा हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास? आपके नेता कहते हैं मुझे मालूम है कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम अगर आपको वोट नहीं करते हैं तो कल अगर आप जीत कर आएंगे तो आप मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे? आप किसे एहसान जता रहे हैं? क्या इस तरह की राजनीति होगी? वोटर का मन है, वो जिसे चाहे वोट करे, लेकिन आप खुलकर 2 लोगों के बीच विभेद पैदा करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से कट बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हैं? और हिंदू आतंकवाद, कई तरह के मुद्दे ऐसे उठाए गए जिसकी जरूरत नहीं थी। आज लाखों करोड़ों लोग बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, किसानों को अपने दाम नहीं मिल रहे हैं, महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई है। इन चीजों पर, इन बातों पे चर्चा करने की बजाय संसद में गांधी परिवार पे हमले किए जा रहे हैं। गांधी परिवार पे हमले करने से अगर इस देश की समस्याएं खत्म हो जाती है तो आप हर दिन ये काम करें, लेकिन गांधी परिवार पे हमले करने से या पुरानी बातों को उठाने से कुछ भी अगर बदलता है तो आप निश्चित रूप से बदलिए। लेकिन आप सभी को मालूम है कि पुरानी बातों को उठाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। करना आपको है, लेकिन आपको करना नहीं है, सिर्फ सवाल उठाने हैं। पुरानी चीजों को दिखाकर आपके नए जो सामने हैं और आपके जो असफलताएं हैं उसको ढकनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से संसद भवन में एक लंबा स्पीच दिया, लंबा भाषण दिया, लेकिन आखिर में जाकर वो निराश कर गए और ऐसा लगा कि वो विपक्ष को फंसाते फंसाते खुद फंस गए, क्योंकि आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब उन्हें देना होगा कि आखिर जीरो टॉलरेंस पे उनकी पार्टी क्या कर रही है, परिवारवाद को लेकर क्या कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है। क्योंकि इसी देश में मणिपुर मौजूद है, इसी देश में अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिश्व शर्मा और तमाम ऐसे करप्ट नेता है जो आपके साथ आज मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसी देश में माधवराव सिंधिया हैं, इसी देश में दूसरे जो परिवारवाद से जुड़े हुए नेता आपके साथ काम कर रहे हैं। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और विपक्ष को फंसाने की ये चाल भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उल्टी पड़ती नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपना, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।